सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं अधातुओं के रासायनिक गुण, जो कि अध्याय चल रहा है तीसरा, धातु तथा अधातु। और ये हम 10th की साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 10th की साइंस। ठीक है, तो अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। अधातुओं के रासायनिक गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। तो धातुओं के रासायनिक गुण यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे करती हैं धातुओं, किसके साथ रिएक्ट करेंगी, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अधातुओं द्वारा विभिन्न रासायनिक गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे पहला है अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। अधातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, हेडिंग डाल सकते हो और स्टार्ट करते हैं कि अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे कि हमने धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ी थी, इसी में इसी तरह से हम अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखिए, अधातुएं क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे देखो, कार्बन एक धातु ली है हमने, जो ठोस अवस्था में पाई जा रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी तो क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाई? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? ऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन याद रहे, जितनी भी अधातुएं हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो ये भी ऑक्साइड ही बनाती है। ठीक है, ये भी ऑक्साइड ही बनाएंगी। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्रिया करेगी ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बनाएगी? NO2 बनाएगी, N2O बनाएगी, N2O5 बनाएगी। ठीक है, इस तरह की बहुत सारे ऑक्साइड बनाती हैं। इसी तरह से कार्बन तथा सल्फर की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा निर्मित ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल निर्मित कर देते हैं। अब यही जो ऑक्साइड है CO2 तथा सल्फर, ऐसे ही सल्फर है, देखो सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, SO2 गैस है, और SO2 गैस और CO2 गैस, ये दोनों फिर ये जल के साथ अभिक्रिया कर लें। किसके साथ? जल के साथ। यानी ये जल के साथ अभिक्रिया करेगी CO2 तो बनाएगी क्या? H2CO3, H2CO3 यानी C और O3 यानी कार्बोनिक अम्ल। ऐसे ही सल्फर में SO2 बनाएगी। SO2 जो गैस है वो जल के साथ क्रिया करेगी H2O के साथ तो क्या बनाएगी? तो ये बनाएगी तुम्हारी H2SO3। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से ये जो एसिड बना रही हैं क्या बनाती हैं? एसिड बनाती हैं। तो मैंने कहा था अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? उनके ऑक्साइड बनाती हैं। अगर वही ऑक्साइड, जैसे कार्बन तथा सल्फर के ऑक्साइड अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे बेटा तो क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। अब बात आती है कि अधातुओं की किसके साथ अभिक्रिया हो गई? ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद अधातुएं क्या जल के साथ अभिक्रिया करती हैं? तो अधातुएं सामान्यतः जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों, मैंने पढ़ाई थी फिर उसमें धातुओं में क्या तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, लेकिन सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं और ना ही कोई NCERT में अभिक्रिया दे रखी है। तो ये पॉइंट आप नोट करके लिख लेना कि धातुएं जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। दूसरी सामान्यतः धातुएं तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। इंपोर्टेंट बात है बहुविकल्पी के लिए। अगले चलते हैं कि धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए यहां से तो पूछता ही पूछता है। तो धातुएं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, तो सुन लीजिए, धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। और ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, ये अष्टक नियम पर डिपेंड करते हैं। मैंने कहा था अष्टक नियम क्या होता है कि प्रत्येक धातु या अधातु या प्रत्येक तत्व अपना अक्रिय गैस विन्यास यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए या बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धातु होगी तो त्यागेगी, अधातु होगी तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी।
और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर तथा और ग्रहण करके मतलब धातु दोनों आपस में एक वैद्युत संयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं जिसे आयनिक बंध कहते हैं। और वो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। तो समझिए भाई कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता को संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखने के रूप में समझा जा सकता है। ये एनसीईआरटी में सब दे रखा है कि धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं तथा अधातु संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए के लिए एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और ये विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल या फिर बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध द्वारा बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। और आयनिक यौगिक हैं तुम्हारे NaCl, ठीक है, KCl और MgCl2 आदि, ये आयनिक यौगिक हैं। तो सीधी बात में ये जो बातें न कह के तुम सीधी भी ले सकते हो, नए पेज से ले लेता हूं, ठीक है, कि आयनिक यौगिक या धातु, सीधी भी ले सकते हैं, धातु अधातु के साथ अभिक्रिया करेगी, है ना, अधातु के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगी? आयनिक यौगिक। क्या बनाएंगी? आयनिक यौगिक। याद रहेगा, आयनिक यौगिक बनाएंगी। जैसे आयनिक यौगिक थे तुम्हारे, जैसे मैं यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, नीचे चलो, नीचे ले लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, उसी में दे रखा है कि NaCl का बनना, ठीक है, NaCl या सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का बनना। किसका बनना? सोडियम क्लोराइड का बनना। तो सोडियम क्लोराइड यानी नमक या NaCl कैसे बनता है? NaCl एक आयनिक यौगिक है। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है। तो देखो NaCl कैसे बनता है, तो Na और प्लस Cl, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और Cl का होता है 17। तो इसके हम इलेक्ट्रॉन मिला सकेंगे तो 2,8,1 कितने हो गए? 10 और 1 11। और इसका रखते हैं तो 2,8, और कितने बचे? 2, क्योंकि बोहर के नियम के अनुसार पढ़ते हैं 2,8, 8, 18, 32, इस तरह से बोहर ने एक रूल दिया था 9th में, उसके हिसाब से चलते हैं। तो 2,8, 1 यानी भातम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजी कोष कहते हैं। पहला 2 में ही पूर्ण हो जाता है संयोजी कोष, दूसरा 8 में होता है और तीसरा 18 में होता है, ठीक है। तो 2,8, 1, ठीक है, 2,8, 1। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। यहाँ पर कितनी है? 2,8, 2। तो कितनी है यहाँ पर संयोजी कोष में? 2, सॉरी गड़बड़ है, 2,7 यानी 17 होता है, 17 हो गया, 2,8, 7। तो यहाँ पर कितने हैं? 7 हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इन पर दर्शाते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉन बिंदु दर्शाते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन बिंदु 1, 2, 3, सॉरी एक ही है इसके पास। जो भातम कोष में जो एक है तो एक बिंदु, अगर भातम कोष में 7 हैं तो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए। इसके पास कितना? 1, इसके पास कितना? 2 और 7 हैं। तो इसके पास 1 की कमी है और इसके पास 1 अधिक है। ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा, ठीक है। तो इसके पास 8 हो जाएंगे और इसके पास 8 हो जाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके ऊपर आया, क्या आया? सोडियम के पास आया मतलब धनावेश, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। जबकि Cl की बात करूं मैं तो
Cl के पास कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक उसने सोडियम का ले लिया, ये सफेद वाला, ये आ गया उसका सोडियम का, ये सोडियम का आ गया। तो जब इसने एक ग्रहण किया बेटा, तो इसके पास आ गया एक ऋणावेश, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर दिया। अब बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इसके पास कितने थे, 2,8, क्योंकि त्याग दिया, तो इसके पास कितने बचे, 2,8, और इसके पास कितने बचे, 2,8,8, क्योंकि 7 और 1 ले लिया उसने 8। तो अब दोनों के मध्य क्या हो गया, आयनिक बंध बन गया, यानी वैद्युत स्थिर वैद्युत बल भी बोलेंगे, यानी धनावेश तथा ऋणावेश के मध्य बनने वाले बंध को वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इसे हम ऐसे दर्शाते हैं, Na धनावेश और Cl ऋणावेश। याद रहनी चाहिए कि कभी भी NaCl को इस तरह ना लिख देना, NaCl, क्योंकि इसके मध्य कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होता है, वैद्युत आकर्षण बल होता है, जिससे ये बंधे होते हैं। तो ये लिखना गलत होगा, ठीक है। अब पेपर में तुमसे इसी तरह से पूछता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाई जाती है, तो आप इस तरह से ही बनाओगे कि NaCl की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। 2 नंबर में प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो ये बना आयनिक बंध, और ये जो NaCl है वो एक आयनिक यौगिक है। ऐसे ही मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, ठीक है, तो मैं सिखा के मानूंगा आज। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम MgCl2 का बनना, ठीक है, MgCl2 का बनना। तो Mg का परमाणु क्रमांक बेटा कितना होता है, 12, ठीक है। अगर नहीं है तो 1 से 30 तक के तत्व याद कर लीजिए और उनके परमाणु क्रमांक और संकेत वगैरह। Mg का 12 और Cl का कितना होता है, 70 है। तो 12 लिखूंगा इसके लिए, तो 2,8 और 72 कोष में 2, यानी 8 और 2 10 और 2 12, तो 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। और यहाँ लिखूंगा तो 2,8,7, 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। तो दर्शा लीजिए किसके पास कितने हैं, तो Mg के पास तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आए, जबकि Cl के पास कितने आए, 1 2, एक काम करिए इनको गोल बिंदु से दर्शा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, लेकिन इसके पास तो 2 हैं, तो एक और Cl ले रहे हैं, तो मैं इधर लिख ले रहा हूं एक Cl को, ठीक है। एक Cl हमारी ये भी है, इसका भी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 70 ही होता है। तो 2,8,7 कितने हो गए, 2,8,7। इसके बाद तक उसमें 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। अब 1 इलेक्ट्रॉन तो ये इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, दोनों को दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो Mg के पास 2 धनावेश आएंगे, जबकि एक Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, एक Cl ने, Cl की बात करते हैं, एक Cl ये रहा तुम्हारा, ठीक है। एक Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, तो एक Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए भाई, एक, उसके पास 2 3 4 5 6 7 तो है ये, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। 1 इलेक्ट्रॉन कैसा लिया था, ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला यहाँ हमने बना दिया, जिससे इस पर आया 1 ऋणावेश। लेकिन बेटा 2 Cl है, 2 Cl है, तो मैं यहाँ पर 2 पे पूरा 2 पे 1 2 लिख दूंगा, यहाँ कितने लिखूंगा, 2। तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक Cl ने 1 लिया होगा, तो 2 Cl है तो 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या Mg पे 2 धनावेश और 1 Cl पर 1 ऋणावेश और 1 Cl पर 1 ऋणावेश, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इनके मध्य क्या बना है, आयनिक बंध, या फिर हम बोल सकते हैं MgCl2, MgCl2, ठीक है, MgCl2। तो आयनिक बंध कैसे बनते हैं, इस तरह से आयनिक बंध बनते हैं। और भी आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, फिर एक और उदाहरण और भी दे दूं, चलो मैं कैल्शियम ऑक्साइड का एक और उदाहरण देता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाएगा, है ना। एक और नए पेज ले रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, कैल्शियम ऑक्साइड का बनना।
चलो, तो Ca ये रहा और ये है तुम्हारा ऑक्सीजन। ठीक है, महातम कोष में Ca के कितने हैं? 2,8,8,2 यानी 2,8,8,2 यानी 8 और कितने हो गए? 20। तो महातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2, 1 और 2। लेकिन इसके 2,6 क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 और इसका होता है 20। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपको पता नहीं होंगे तो आप इलेक्ट्रॉनों संरचना नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका 8 होता है। इसके महातम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो इसके महातम कोष में इलेक्ट्रॉनों को मैं इससे दर्शा दे रहा हूँ ग्रीन प्लस 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 8 पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हैं, या तो ये क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, लेकिन कोई 6 इलेक्ट्रॉन इसे उधार देगा? नहीं देगा ना। अरे भाई नहीं देगा, तो ये क्या है अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा उधार, ले ले भाई। ठीक है, जिस पर जो लेता है उस पर ऋणावेश आ जाता है और जो त्यागता है उस पर धनावेश, क्योंकि उसका तो पॉजिटिव है ही, वो तो कभी भी ले सकता है अपना। ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएंगे? Ca पे 2 धनावेश। लेकिन ऑक्सीजन पर क्या आएगा? तो ऑक्सीजन पर बेटा क्या आएगा? ऑक्सीजन पर कितने लिए थे उसने? 2, 1 और 2, तो 2 ऋणावेश। लेकिन उसके पास कितने थे अपने खुद के? 6। 1 2 3 4 5 6। बताइए इसके पास कितने रह गए? 2,8 हो गए। इसके पास कितने हो गए? 2,8,8। तो ये भी खुश कैल्शियम और ये भी खुश। ठीक है, दोनों खुश, दोनों को बराबर रसगुल्ले मिल गए। ठीक है, तो दोनों खुश हो गए। ठीक है, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 अष्टकपूर्ण हो गए। और ये बना तुम्हारा कौन सा यौगिक? कैल्शियम ऑक्साइड Ca पे 2 धनायन और ऑक्सीजन पे 2 ऋणायन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं CaO। तो CaO का बनना। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा इसमें आयनिक बंध में? NaCl का बनना, ठीक है, MgCl2 का बनना, और क्या बना? CaO का बनना। अब आप कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, आप इसको बना करके और मुझे कमेंट में बताना। MgO का बनना, दूसरा NaO का बनना, तीसरा BaCl2 आदि का बनना। ठीक है, ये आप खुद कर सकते हो, आपके लिए ये घर का काम है। ठीक है, अब आते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिक के क्या गुण हैं? ठीक है, क्या पढ़ेंगे? आयनिक यौगिकों के गुण, क्योंकि आयनिक यौगिक तो बनाना मैंने सिखा दिया। तो धातु धातुओं से अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? आयनिक यौगिक बनाती हैं। लेकिन ये आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं? ठीक है, और गुण बताने के बाद में, और ये आपका चैप्टर मतलब धातुओं के रासायनिक गुण क्लियर हो जाएंगे, फिर हम धातुओं को कैसे निष्कर्ष करते हैं वो सीखेंगे। तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक के सामान्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक प्रकृति। तो ये प्रकृति में कैसे होते हैं? धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण। कैसा होता है? मजबूत आकर्षण बल होता है। आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। भंगुरता का गुण मैंने बताया था। तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे आप नमक तो खूब देखा होगा आपने, सबके घर पर नमक है। नमक के टुकड़े को जैसे ही आप तोड़ोगे तो कैसे टूट जाता है टुकड़ों में, छोटे छोटे में। तो ये भंगुर होते हैं। कठोर भी होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। और इन कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है। दूसरी बात कही गलनांक व क्वथनांक इनके कैसे होते हैं? तो आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि मजबूत अंतरायनिक यानी अंतरायनिक बंध, मजबूत अंतरायनिक बंध होने के कारण। तो मजबूत आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा अधिक या आयनन एंथैल्पी की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जैसे कैसे बने होते हैं? तो ये त्रिविमीय संरचना में पाए जाते हैं। अगर NaCl की बात करें तो NaCl की जो संरचना होती है बेटा त्रिविमीय संरचना में पाई जाती है। कैसे पाई जाती है? त्रिविमीय।
इस तरह से पाई जाएगी। यानी एक यहाँ पर Na का अणु और दूसरा Cl का, Na का अणु Cl का अणु, सॉरी Cl का अणु यहाँ होगा और Na का इधर होगा, फिर Na का अणु Cl का, Na का Cl का, इस तरह से अणु इनमें त्रिविमीय संरचनाओं में जुड़े रहते हैं इस तरह से, ठीक है। और फिर इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये अणु इस तरह से त्रिविमीय संरचना में दर्शित। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, इस तरह की संरचना में होते हैं। तो इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कही घुलनशीलता। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील कैसे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अम्लीय होते हैं। कहने का मतलब है समान समान को घोलता है, यानी ध्रुवीय विलायकों में ध्रुवीय यौगिक घुलनशील और अध्रुवीय विलायकों में अध्रुवीय यौगिक अघुलनशील होते हैं। जैसे आयनिक यौगिक नमक की बात करें तो ये कैसा है, ध्रुवीय यौगिक है। तो ये ध्रुवीय जल भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, ठीक है। एक जिसमें पोलर होता है तो ध्रुवीय प्रकृति होता है, इसलिए जल में तो घुल जाते हैं। लेकिन केरोसिन ऑयल और पेट्रोल ये अध्रुवीय यौगिक हैं, क्योंकि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो अध्रुवीय यौगिक होते हैं, तो उनमें ये नहीं घुलते हैं। जैसे आप नमक को जल में घोलें तो घुल जाएगा, क्या नमक केरोसिन ऑयल में घुल जाएगा, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें नहीं, या पेट्रोल में आप डाल के देखना नमक नहीं घुलता है भाई, ठीक है। पेट्रोल तथा केरोसिन ऑयल में अगर नमक को डालोगे तो वो नहीं घुलेगा। तो कहने का मतलब अविलेय होते हैं। अगली बात कही विद्युत चालकता, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से भौतिकली प्रश्न आपका क्लियर हो सकता है एक ना एक। तो किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। अगर कोई भी विलयन है उसमें विद्युत के चालन के लिए, विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए आयनों की गतिशीलता या मुक्त इलेक्ट्रॉन होने आवश्यक है। लेकिन आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में प्रवाहित, आयनिक यौगिक को जलीय विलयन में प्रवाहित की जाती है। आयनिक यौगिकों में वैद्युत धारा, ठीक है, सॉरी आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में वैद्युत धारा, ठीक है। यहां पर एक लाइन रह गई है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में, ठीक है, आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं, ठीक है। तो विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लगते हैं। तो मैं आपको यहाँ साफ बता दूं कि आयनिक यौगिकों को अगर आप जल में घोल देंगे, जैसे नमक है, नमक को जल में घोल देंगे तो आप उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी, यानी आयनित होने लगेंगे, आयन मतलब आयनों में टूट जाएगा। अगर नमक को जल में घोलेंगे तो देखो नमक है और उसको हमने जल में घोल दिया तो Na धनायन और प्लस Cl ऋणायन में टूटेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। जैसे आप एक क्या करो, जल में नमक घोल लीजिए और एक तार यहाँ पर डाल दीजिए, दूसरा तार का सिरा यहाँ से डाल करके, सॉरी मिट ही गया, एक सिरा इधर से डाल दीजिए और दूसरा सिरा बल्ब का इधर से लगा दीजिए। और जैसे ही आप लगाओगे यहाँ पर बल्ब, विद्युत धारा में बल्ब जल जाएगा। तो इससे स्पष्ट है क्या कि मतलब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं और गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्तर वैद्युत आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं। किसी कारण ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्या कह दिया, विद्युत धारा का चालन क्यों होता है, गलत अवस्था में जो विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य वैद्युत स्तर आकर्षण बल ऊष्मा के कारण कमजोर पड़ जाते हैं, जिससे आयन टूट जाते हैं। और जब आयनों टूटते हैं, आयन टूटते हैं तो वो आयनों में मुक्त हो जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन जहां पर पाए जाते हैं वहां विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन। इसलिए ठोसों में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि आयन गतिशील नहीं होते, ठीक है। तो अगला जो चैप्टर होगा वो धातु की प्राप्ति या कैसे करते हैं, चैप्टर नहीं है, यही टॉपिक होगा इसी का। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप ये अपना होमवर्क अवश्य करना
ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाना सीखना। अगर ये समझ में नहीं आई है तो इन्हें बार बार देखना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगले चैप्टर में भी ये हम बनाना सिखाएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।